बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का हमारा टॉपिक है द डेथ ऑफ इवान इलिच बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये मॉडर्न नॉवल का चैप्टर नंबर 3 है और मैं कोशिश करूंगी कि इसको कंप्लीट कवर करवाऊं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लियो टॉल्स्टॉय के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, इनकी लाइफ और इनके वर्क्स के बारे में जानते हैं। लियो टॉल्स्टॉय जो थे ये एक रशियन फेमस ऑथर थे और इनकी जो राइटिंग्स होती थी वो बहुत ज़्यादा लंबी और रियलिस्टिक होती थी। जैसा कि इनका जो फेमस नॉवल है वॉर एंड पीस, आना करीना, ये जो फेमस नॉवल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी थे और लॉन्ग भी थे। ये ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट कंसिडर किए जाते हैं दुनिया के और इन्होंने शॉर्ट राइटिंग्स भी लिखी जिसमें कि द डेथ ऑफ इवान इलिच जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे वो भी इसमें ऐड होता है और ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। बहुत सारे रीडर्स और क्रिटिक्स का ये मानना था कि जो टॉल्स्टॉय के जो नॉवेल्स होते थे वो एक आर्ट वर्क नहीं होता था बल्कि वो रियल लाइफ ही होती थी। इनके अंदर ये एबिलिटी थी कि हर एक इंसान को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे और ये किसी भी इंसान की जो स्मॉलेस्ट चेंज इन थॉट्स होता है ना, वो भी उसको भी ऑब्जर्व कर लेते थे और उनकी बॉडी मूवमेंट को भी बहुत जल्दी जान लेते थे। उसके बाद अगर इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो ये मॉस्को में पैदा हुए थे। इनका बचपन जो है वो बहुत मुश्किल में गुजरा क्योंकि इन्होंने अपने पेरेंट्स की डेथ देखी और उसके बाद अपने गार्डियंस की भी। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना एक कज़न ही याद है जिसका कि मेजर इन्फ्लुएंस है इनकी अर्ली एज पे। इन्होंने अपनी जो तालीम थी वो घर से ही शुरू की, लेकिन बाद में इन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। काज़ान की यूनिवर्सिटी को इन्होंने ज्वाइन किया, जहाँ पे इन्होंने स्टडी करना शुरू किया ओरिएंटल लैंग्वेजेज़ को, लेकिन बाद में इवेंचुअली स्विच्ड टू लॉ। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लिटरेचर में और ये डिकन्स जैसे राइटर्स को एडमायर किया करते थे। टॉल्स्टॉय की जो लाइफ़ थी ये बहुत इन्होंने लापरवाही में गुज़ारी, इन ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो गए। इन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी डिग्री लिए बगैर ही और उसके बाद ये अपने जो होम टाउन था ये स्टेट उसमें वो वापस आ गए। इन 1851 में इन्होंने आर्मी को जॉइन किया और इन्होंने एक वॉर भी लड़ी, क्रिमन वॉर। उसके बाद 1847 में टॉल्स्टॉय ने अपने पास एक डायरी रखना शुरू कर दी जिसमें कि वो सेल्फ एनालिसिस किया करते थे, अपने बारे में लिखा करते थे और इन्होंने काफ़ी दफ़ा अपने बारे में कुछ रूल्स भी बनाए अपने बिहेवियर के बारे में, लेकिन वो हमेशा फेल हो जाते थे, उनको वो फॉलो नहीं कर पाते थे। उसके बाद इनको ये बिलीव हो गया कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये किसी भी रूल्स या सिस्टम के तहत इसको नहीं चलाया जा सकता। उसके बाद हम बात करते हैं इनके नॉवेल्स एंड फिक्शनल वर्क की। तो लियो टॉल्स्टॉय जो थे ये एक फेमस रशियन ऑथर थे जो कि अपने फेमस वर्क वॉर एंड पीस और दूसरा आना करीनिया से जाने जाते हैं। इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी, नॉवेल्स भी लिखे और इनकी जो अर्लीस्ट लाइफ है इन्होंने इसमें एक्सपीरियंस की किया, क्रीमन वॉर को भी। इनकी राइटिंग्स जो थी उसका ये एम होता था कि वो रशियन सोसाइटी को बिल्कुल एक रियलिस्टिकली दुनिया के सामने लेके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका एक वर्क है कोसाक्स। इसमें इन्होंने एक रशियन एरिस्टोक्रेट की स्टोरी बताई है, एक लव स्टोरी है जिसको कि मोहब्बत हो जाती है एक कोसाक की एक लड़की से। आना करीनिया में इन्होंने एक वुमन की स्टोरी बताई है और साथ में एक लैंड ओनर की। टॉल्स्टॉय जो थे ये अपने एक्सपीरियंसेस से कैरेक्टर्स को क्रिएट किया करते थे। यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स इन्होंने क्रिएट किए हैं वो उनके ओन एक्सपीरियंसेस पे बेस करते थे। वॉर एंड पीस इनका एक फेमस नॉवल है और इसमें 580 से अबव कैरेक्टर्स थे। इसमें इन्होंने स्टोरी बताई है एक फैमिली की जो कि अपने लाइफ के इवेंट्स को, जिसमें कि नेपोलियन और रशियन रूलर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, उनकी इन्होंने एक स्टोरी बताई हुई है। अपने इस नॉवल में इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया हुआ है और इनका ख़्याल ये था कि आना करीना जो है ये इनका पहला फर्स्ट रियल नॉवल है। उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियन थीम्स पे फोकस करना शुरू किया और नॉवेल्स लिखना शुरू किए जिसमें कि द डेथ ऑफ इवान इलिच और व्हाट इज़ टू बी डन ये आते हैं। उसके बाद हम लोग समरी डिस्कस करते हैं द डेथ ऑफ इवान इलिच की। द डेथ ऑफ इवान इलिच जो है ये स्टार्ट होता है बिल्कुल एंड से। अब एंड से क्या मुराद है कि एक जो नॉवल है वो चल रहा है, ठीक है? उसको सबसे पहले उसका जो भी इख्तिताम होगा, जो उसका एंड होगा वो पहले ही बता दिया जाए रीडर्स को और उसके बाद बाकी की स्टोरी बताई जाए कि इसकी मौत कैसे हुई या फिर ये स्टोरी जो है वो एंड कैसे हुई। ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक ग्रुप ऑफ जजेस हैं, वो एक प्राइवेट रूम ऑफ द कोर्ट हाउस उसमें वो बैठे हुए हैं। पीटर इवानोविच जो कि इवान इलिच का क्लोज़ फ्रेंड भी है और वो एक जज भी है, वो अनाउंस करता है कि इवान की डेथ हो चुकी है। और इन सबको उसके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके ज़हन में ये होता है कि ईमान मरा है, हम लोग नहीं मरे और इस बात को वो लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने भी इस दुनिया से जाना है। वहाँ पे हर कोई बैठा इनफैक्ट अगर कोई किसी की डेथ होती है तो कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए दुःख ज़रूर होता है कि अगर कोई क्लोज़ फ्रेंड की किसी की डेथ हो जाए तो हम लोग को दुःख होता है कि मतलब उसकी डेथ हो गई है। लेकिन इनको किसी चीज़ का कोई दुःख नहीं है, वो अपने ही बारे में सोच रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ पर लगवा देगा इसकी जगह पर या फिर वो अपनी ही प्रमोशन करवा लेगा। इनफैक्ट वो अपनी ही प्रमोशंस वगैरह के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद उसी शाम पीटर जो है वो डिसाइड करता है कि वो इवान के फ्यूनरल पे जाएगा और जब जाके वो बहुत ज़्यादा अनईज़ी फ़ील करता है। उसके बाद वो उसके इवान की वाइफ़ पस्कोविया से मिलता है और जो पस्कोविया है पहले उसके सामने क्रोकोडाइल टीयर्स जो है वो बहाती है झूठे मूठ के कि मेरा हस्बैंड चला गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? उसके सामने रोना-धोना डालती है और उसके बाद फिर वो अपने मुद्दे पे आती है, जो असल बात उसने उससे पूछना होती है। वो कहती है कि मैं अब गवर्नमेंट से पेंशन कैसे ले सकती हूँ? लेकिन जो पीटर है वो उससे कह देता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसके बाद जो पीटर है ग्रासिम से मिलता है। ग्रासिम जो है ये इवान का केयरटेकर होता है। ग्रासिम ने बीमारी में इवान का जो है वो ख़्याल रखा होता है, वो उसका केयरटेकर होता है। उसके बाद पीटर जो है वो ग्रासिम से थोड़ा बहुत उसके लिए जो तो अफ़सोस का इज़हार करता है और साथ में ये भी बोलता है कि हम सब लोग इमॉर्टल हैं, हम सब ने एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन इससे जो ग्रासिम है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि ये बात कर रहा है क्योंकि उसको इसके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो पढ़ सकता है कि ये यहाँ पे दिल से नहीं आया बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आया है। उसके बाद जो स्टोरी है वो
30 इयर्स पास्ट में चली जाती है और इसमें इवान्स की लाइफ़ के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन राइटर हमें देता है। इवान जो है वो 3 भाइयों में से दूसरे नंबर पे होता है और उसके बाद अराउंड द एज ऑफ 13 ये स्कूल ऑफ लॉ को जॉइन कर लेता है और वहाँ पर वो लॉ की तालीम हासिल करता है। वो लोग जो हाई सोशल स्टैंडिंग रखते हैं, जो उनका जिनका हाई स्टेटस होता है, उनको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है। उसके बाद इवान जो है वो एक मजिस्ट्रेट बन जाता है और फिर वो एक किसी न्यू प्रोविंस में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद इवान जो है वो शादी कर लेता है पर्सकोविया से और सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, उसकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही होती है तब तक जब तक पर्सकोविया जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। पर्सकोविया के प्रेग्नेंट होने के बाद सब कुछ बदल जाता है और वो खुद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फ़ील करता है इवान। क्योंकि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सोशल स्टेटस की ज़्यादा फ़िक्र रहती है। वो हर हर वक़्त अपने सोशल स्टेटस के बारे में ही सोचता रहता है कि सोसाइटी है वो उसको किस नज़र से देखती है। उसके बाद वो खुद को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी कर लेता है और अपनी फ़ैमिली से वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। उसके बाद इवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और ताकि उसको जो प्रमोशन है उसका वो हो सके, लेकिन उसकी प्रमोशन नहीं होती। वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है और उसके बाद फिर उसकी अपनी जगह भी जो है वो बदलनी पड़ती है। तो उस घर को छोड़ के वो अपने ब्रदर इन लॉ के हाउस में आ जाते हैं। इवान की जो सैलरी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो फ़ैमिली के जो अखराजात हैं वो उठा सके। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनतों के बाद इवान को एक अवार्ड मिलता है, मतलब ये कि उसको एक शहर में उसकी पोज़ीशन जो है वो हायर पोज़ीशन पे हायर हो जाता है और वो अपनी फ़ैमिली को इन्फॉर्म करता है कि उनके लिए गुड न्यूज़ है। उसके बाद इवान जो है वो अकेला ही जाता है, एक अच्छा-सा घर खरीदता है, अपने उस घर को फ़र्निश करता है और अपनी फ़ैमिली को वहाँ पर लेके आ जाता है। एक दिन जब वो एक सीढ़ी पे चढ़ के कर्टेन्स जो है वो हैंग कर रहा होता है, तो उसका पाँव जो है वो स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसके फेस पे जो है वो चोट लगती है। बज़ाहिर तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेता है क्योंकि वो इतनी ख़ास उसको सीरियस लगती नहीं है, लेकिन वो एक इंटरनल इंजरी होती है, जिसको कि उसने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया होता। ईवान जो है वो अपनी फैमिली के साथ इस घर में सेटल हो जाता है। उसके बाद ईवान की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है और अपनी लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट किस्म का फ़ील करता है और उसकी वजह से वो अपने उसका जो मुँह का जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं और वही उसकी इलनेस का बायस बन जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह को दिखाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसको ठीक से जवाब नहीं देते कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो सिंपल उसके टेस्ट करते हैं, उसको मेडिसिन दे देते हैं और फिर बस। उसके बाद इसकी हालत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है। मूड स्विंग्स की वजह से वो हर किसी से झगड़ा करता है और चीखता-चिल्लाता है। उसके बाद इवान की जो फ़िज़िकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। एक दिन वो बिल्कुल अकेला कमरे में लेटा होता है, बिल्कुल अंधेरे में, और उसकी जो फर्स्ट थॉट ऑफ मोरालिटी है वो उसको विज़िट करने के लिए आती है। मतलब ये कि ख़्याली दुनिया या उसका ज़मीर जो है वो आता है और उसको बहुत ज़्यादा टेरिफ़ाई करता है। उसके बाद उसको इसको रियलाइज़ हो जाता है कि इसकी जो इलनेस है, ये हेल्थ या डिज़ीज़ का कोई क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी और मौत का खेल है। कि अब उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है और उसकी मौत जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है। जो पर्सकोविया है उसकी वाइफ़ उसको समझती नहीं है, या फिर ये कह लें कि वो उसको समझना ही नहीं चाहती और वो अपने हस्बैंड को अपने से बिल्कुल ही दूर कर देती है। उसके बाद इवान जो है वो जान लेता है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है और उसकी जो थॉट्स ऑफ मोरालिटीज़ हैं वो टाइम टू टाइम उसको विज़िट करती रहती हैं और उसको टेरिफ़ाई करती रहती हैं। एक सर्वेंट होता है ग्रासम, और उसका केयर टेकर भी होता है इवान का। वो इवान का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता है और उसको बिल्कुल एक ऑनेस्ट किस्म का उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है। वो दिल से उसकी खिदमत करता है, उसको जो चाहिए होता है वो उसको वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद ईमान को ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी मौत जो है वो बहुत करीब है और उसकी जो फैमिली है वो बिल्कुल भी उसके पास नहीं आती, उसके बेटे के अलावा। उसका बेटा जो है वो उसके पास आता है, जिसको वाल्दीमर के नाम से भी जाना जाता है और वसिया के नाम से भी जाना जाता है। वो उसके पास आता है और थोड़ा-सा उसको कम्फ़र्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद ईमान जो है वो अपनी फैमिली पे गुस्सा नहीं करता बिल्कुल भी, और उसको समझ आ जाता है कि ये इसमें सारी जो है ये मेरी ही गलती है और मेरे साथ-साथ ये लोग भी सफ़र कर रहे हैं और इनकी सफ़रिंग को मैं सिर्फ़ इसी वज़ह से दूर कर सकता हूँ कि मैं मर जाऊँ और इन लोगों को सुकून दे दूँ। उसके बाद जो इवान है वो अपनी ड्रीम्स देखता है कि वो बहुत ज़्यादा एक डीप ब्लैक सैक है, ठीक है? जिसमें कि उसको कोई ना कोई उसको पुश कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और उसकी जो जितनी भी डिज़ायर्स हैं, वो सारी की सारी उसमें गिर रही हैं। उस अपने ख्वाब से जागने के बाद इवान जो है वो ग्रासिम को भेज देता है और फर्स्ट टाइम वो अपनी इनर वॉइस को सुनता है कि उसकी जो सोल है वो उससे कुछ ना कुछ कह रही है। मज़ीद 12 दिन जो हैं वो गुज़र जाते हैं और इवान जो है वो अपना सोफ़ा या फिर बेड कह लें, वो उसको छोड़ने के काबिल नहीं होता। उसके बाद वो दिन-ब-दिन बहुत ज़्यादा उसकी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है और इवान जो है वो अपनी लाइफ़ के बारे में सोचता है, रियलाइज़ करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या कुछ किया। वो माज़ी में जाता है और अपनी सारी लाइफ़ का एनालिसिस करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो सही तरीके से नहीं गुज़ारी और वो जो इस अपनी हालत का ज़िम्मेदार जो है वो खुद है। वो अपनी फ़ैमिली से खुद दूर हुआ और आज उसी की वज़ह से उसकी फ़ैमिली उससे दूर है, क्योंकि अपने अच्छे वक़्त में उसने अपनी फ़ैमिली को टाइम नहीं दिया। उसके बाद वो ग्रासिम का फेस देखता है और वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी रहा है? उसके बाद वो फिर से वही ड्रीम देखता है ब्लैक सैक का। उसके बाद कुछ फ़ोर्स वो इवान को उस ब्लैक सैक से निकालती है और उसको वो ब्राइट लाइट में फेंक देती है, ये वो देखता है। उसका जो बेटा है उसका हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ किस करता है उसके हाथ पे, और उसके बाद इवान का जो हाथ है वो अपने बेटे के हाथ से गिर जाता है और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा सॉरी भी फ़ील होता है। उसके बाद उसकी बीवी उसके बेड के पास आती है और रोना-धोना शुरू कर देती है और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा होता है। उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि जितनी भी उसने लाइफ़ जी है, उसका वो सोशल रिलेशनशिप उसकी फैमिली के साथ वो बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियल था और वो अपनी इसी लाइफ़ को एग्ज़ामिन करते हुए फिर उसकी वो डेथ हो जाती है और यहीं पे ये नॉवला जो है ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम इसके मेन कैरेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले है इवान इलिच। इवान इलिच जो है ये एक प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो फ़ॉलो करे सोसाइटी को और अपर क्लास को, कि अपर क्लास लोगों को उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उससे। उसका ये बिलीव था कि अगर वो अपर क्लास लोगों को फ़ॉलो करेगा, उनके बिहेवियर को इमिटेट करेगा, उनके लाइफ़स्टाइल को अपनाएगा, तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा और उसकी लाइफ़ भी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी।
वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है सोशल नॉर्म्स के साथ और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट भी करता है, यहाँ तक कि उसकी शादी हो जाती है और वो अपना घर भी ले लेता है। वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ बिल्कुल स्टिक हो जाता है। उसके बाद वो खुद को बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेता है, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और वो थोड़ी-सी भी डिस्टर्बेंस जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करता और वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और वो ये चाहता है कि सोसाइटी में उसका कोई नाम हो, लोग उसको जानें। उसके बाद फिर वो जब बीमार हो जाता है तो फिर उसको पता चलता है कि उसकी मौत जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है और वो उसको ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी उसने किस कदर गलत अंदाज़ में गुज़ारी है। और एट द एंड उसको ये पता चलता है कि जो लव है और जो रियल वैल्यूज़ होती हैं, वो ही ज़िंदगी में खुशी ला सकती हैं और ज़िंदगी का यही मकसद है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो मर जाता है। उसके बाद हमारे पास है ग्रासिम। ये ग्रासिम जो है ये स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा काइंड और ऑनेस्ट एक कैरेक्टर है, बिल्कुल दूसरे कैरेक्टर्स के बिल्कुल ऑपोज़िट है। ग्रासिम जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करता है दूसरों की और अच्छी तरह से और बहुत ऑनेस्ट तरीके से। ये बिल्कुल भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं था। वो लोगों के दरमियान और अपने दरमियान एक मीनिंगफुल बॉन्ड बनाता था जो कि उसको दूसरों से अलग करती थी, उसको यूनिक बनाती थी। ये वो वाहिद कैरेक्टर था कि अगर इसकी डेथ भी आ जाती तो वो उसको करेजली उसको फेस करता। क्योंकि ग्रासिम जो था वो ये समझता था कि जो डेथ है, डर्ट है और इलनेस है ये एक नेचुरल पार्ट है लाइफ के और वो इवान को ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है जब वो मर रहा होता है अपनी काइंडनेस के साथ। ग्रासिम जो है ये बहुत ज़्यादा केयर करता है इवान की जब वो बीमार होता है और वो अपनी एक ऑनेस्ट सर्विस उसको प्रोवाइड करता है, उसको जो भी चाहिए होता है उसको वो देता है और उसको कम्फर्ट देने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारे पास है पीटर इवानोविच। ये क्लोज़ फ्रेंड होता है और कोलीग होता है इवान का, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी जो हमारी स्टोरी का जो पहला पार्ट था, उसमें हमें देखने को मिलता है कि ये ऐलान करता है कि इवान की डेथ हो चुकी है और उसके बाद फिर उसके वो फ्यूनरल पे भी जाता है, उसकी बीवी से भी मिलता है और उसके बाद ग्रासिम ग्रासिम से भी वो ताज़ियत करता है उसकी। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट थीम्स इन द डेथ ऑफ इवान इलिच। सबसे पहला हमारे पास द राइट लाइफ़। इस स्टोरी में टॉल्स्टॉय को ये बिलीव हो जाता है कि 2 किस्म की ज़िंदगियाँ होती हैं, एक होती है फ़ेक और एक होती है रियल। जो फ़ेक है वो रिप्रेज़ेंट करती हैं उन लोगों की लाइफ़ को जिसमें कि इवान आ जाता है, प्रेस्कोविया आ जाती है, पीटर आ जाता है कि ये लोग बिल्कुल ही एक शैलो किस्म के रिलेशनशिप्स में अपनी एक फ़ेक लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस आ जाती है इस लाइफ़ में और मटीरियलिज़्म हो जाते हैं लोग और किसी का भी ख़्याल नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको अपनी ही पड़ी होती है और ये जो अपने जो रिलेशनशिप्स को निभा रहे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं और जब वो कोई इनका प्यारा डेथ के करीब होता है, तो वो उसकी भी मदद नहीं करते। उसके बाद जो दूसरा है वो है द रियल लाइफ। रियल ऑथेंटिक लाइफ जो है ये ग्रासिम को रिप्रेजेंट करती है इसमें। इसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से वो एक रियल लाइफ गुज़ारा होता है। अब उस वो बिल्कुल भी टू फेस्ड नहीं होता। वो एक ऑनेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है इवान को और उसकी फैमिली को। जब इवान बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो वो किस तरह से उसकी हेल्प करता है अपनी काइंडनेस के साथ। और वो एक मीनिंगफुल लाइफ जो है वो गुज़ार रहा होता है। इवान को बिल्कुल भी डेथ से डर नहीं लगता क्योंकि वो एक सेल्फलेस लाइफ गुज़ार रहा होता है, दूसरों से मोहब्बत करता है, बजाए ये कि वो खुद से मोहब्बत करे, सेल्फिश हो जाए दूसरों की तरह नहीं, बल्कि ये दूसरों से मोहब्बत कर रहा होता है, बिल्कुल एक सेल्फलेस लाइफ गुज़ार रहा होता है। ये इवान की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, सिर्फ़ फिज़िकली नहीं बल्कि इमोशनली भी उसको समझने की कोशिश करता है, उसकी सफरिंग्स को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारे पास है द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। इवान की जो लाइफ की स्टोरी है बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक उसकी डेथ तक इसमें ये हमें दिखाई गई है और इसमें इसको ये भी पता चलता है कि असल में ज़िंदगी का मकसद जो है वो क्या होता है, द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, ये उसको अपनी मौत के वक़्त पता चलता है। टॉल्स्टॉय ने हमें इस नॉवेला में ये बताने की कोशिश की है कि जो हमें शुरू से ही डेथ के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मौत हर किसी को आनी ही आनी है। जिस तरह से इवान की जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हुई फेयर टू जॉय एंड ही फेसेस द पेन। वो बहुत ज़्यादा पेन को भी फेस करता है और उसको आइडिया हो जाता है कि उसकी मौत जो है बहुत ज़्यादा करीब है। इसकी सोसाइटी बहुत ज़्यादा अवॉइड करती है, डेथ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती और वो डिनायल करती है उसको कि हमें डेथ नहीं आएगी या कुछ भी ये कह लें, क्योंकि हमें स्टार्ट पे भी देखने को मिलता है कि जब उनको इवान की डेथ का पता चलता है तो वो बजाय इसके ये सोचने के, उस पे दुःख का इज़हार करने के, वो ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि अब हमारी हम प्रमोशन करवा लें इस पे या फिर कुछ भी। वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमें भी इस दुनिया से एक ना एक दिन चले जाना है। उसके बाद हमारे पास है इनर लाइफ वर्सेस आउटर लाइफ। टॉल्स्टॉय ने एक कॉन्फ्लिक्ट प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है इनर और आउटर सेल्फ्स की स्टोरी में। इवान का जो इनिशियली जो अपनी वो लाइफ गुज़ार रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल डिज़ायर्स के लिए थी। उसने अपनी इनर या स्पिरिचुअल साइड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फिज़िकल लाइफ के बारे में सोचता था और वो ये सोचता था कि लोग, दुनिया, सोसाइटी उसको किस नज़र से देखती है, क्योंकि उसने अपनी स्पिरिचुअल साइड को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। और फिर उसके बाद इवान जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़रिंग का भी उसको सामना होता है। वो एक्सपीरियंस करता है पेन को, अनहैप्पीनेस को, फ़ियर को और वो फेस करता है द रियलिटी ऑफ डेथ को। उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि क्या इम्पोर्टेंस है उसकी इनर थॉट की या फिर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि उसका जो सारा जो फ़ोकस था वो फिज़िकल से फिर स्पिरिचुअल की तरफ हो गया, क्योंकि पहले उसने सिर्फ़ अपनी फिज़िकल लाइफ की तरफ ही तवज्जो दी और जब वो बीमार हुआ उसके बाद फिर वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ भी उसने ध्यान दिया। और इस स्टोरी में हम लोगों को टॉल्स्टॉय का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर दिखाई देता है कि वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 2 साइड्स होती हैं और हमें इन दोनों का ख्याल रखना है, फिज़िकल एस्पेक्ट से भी और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी। हमें सिर्फ़ अपनी फिज़िकल डिज़ायर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने इनर या फिर स्पिरिचुअल लाइफ़ को या स्पिरिचुअल साइड को उसको भी देखना चाहिए। अगर वो सैटिस्फाई है, तो फिर ही हम लोगों को अपने फिज़िकल डिज़ायर्स को पूरा करना चाहिए।
उसके बाद इसमें हमें एक सिंबल देखने को मिला है, द सिंबल ऑफ ब्लैक सी इन द डेथ ऑफ इवान इलिच। चैप्टर नंबर 9 में और इस स्टोरी में भी जब इवान जो है वो एक ड्रीम देखता है डीप डार्क सैक का। इसमें जो है वो एक स्ट्रेंज किस्म की उसको फीलिंग आती है अपने इमोशंस के बारे में कि वो उस सैक में गिर जाना चाह रहा है और ये जो सिंबल है वो एक डेथ का सिंबल है। और उसको बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसको बहुत जल्दी मौत आने वाली है और वो काफ़ी ज़्यादा उसके बाद डर भी जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम आने वाला है, लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल करता है कि वो खुद को अब उस सैक में उसके अंदर पुश करे। ये जो सिंबल है ये 2 तरीके से हो सकता है। एक ये कि एक रिप्रेज़ेंट करता है डेथ को, जो कि ईमान का इनर कॉन्फ्लिक्ट उसके बारे में उसको बताता है और जो दूसरा है वो सिम्बलाइज़ कर सकता है वॉर्म को, कि जो रहम कह लें आप, जहाँ से हम सबकी ज़िंदगी जो है वो शुरू होती है। जो पेन और सफ़रिंग जो है वो ईवान उससे गुज़र रहा होता है और वो खुद को पुश करता है कि वो उस ट्रैक में चला जाए, उसके बाद उसको लाइट नज़र आती है। ये उसका कंपेयर है कि वो अपनी डिफ़िकल्टी से बिल्कुल अपनी दोबारा से एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहा है और ये सिम्बलाइज़ करती है डेथ को भी और रीबर्थ को भी। अब इसमें हम लोगों को फ़िज़िकल डेथ भी देखने को मिलती है और जो कि एक्चुअली एक स्पिरिचुअल रीबर्थ है। जबकि जो इसकी ज़िंदगी थी वो पहले उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़िज़िकल डिज़ायर्स के पीछे ही गुज़ार दी, जिसमें कि बिल्कुल स्पिरिचुअल डेथ हो चुकी थी, लेकिन इसमें अब वो स्पिरिचुअल लाइफ़ की तरफ ध्यान दे रहा है। इस स्टोरी में सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चीज़ें नहीं हैं जो कि हम लोगों को देखने में मिल रही हैं, बल्कि ये कनेक्ट भी कर रही हैं उस आइडिया को, उस चेंज और ट्रांसफ़ॉर्मेशन को कि इवान जो है डेथ के बाद अपनी एक ज़िंदगी को शुरू करना चाह रहा है एक डिफरेंट वे में, जिसमें कि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ पर भी ध्यान दे। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।